It's 2022. I am going to just record this video. I have already previously uploaded FST01 of foundation course in science and technology of other parts from this unit and the unit 1 from block 1. If you have not yet watched those all videos, you must watch before watching this part, because all the parts are interconnected and the information that has been described in the previous part would lead to help you more and more information to the current part. So it would be better for you to watch previous part and then just come to this part. So let's start with 2.2.4. Here we'll cover 2.2.4, the origin of science, and then we'll also cover the next one part. So it's called the origin of science. What is the meaning of origin of science? Means हुआ कि साइंस का जो उदय है, origin है, वो कैसे हुआ उसके बारे में दे रखा है इसमें. So we have seen that the primitive human beings acquired different kinds of knowledge from the use of implements and tools, from cooking on fire, from hunting animals and gathering fruits or seeds of plants for food. कहते हैं हम देख चुके हैं, we have seen means हम देख चुके हैं कि that जो प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स थे, मतलब पुरातन जमाने के जो लोग थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार के नॉलेज को हासिल किया, एक्वायर किया. कैसे किया? फ्रॉम द यूज़ ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स, मतलब इम्प्लीमेंट और जो टूल थे उसका प्रयोग करके. उसके बाद फ्रॉम कुकिंग ऑन फायर, मतलब आग पर खाना पका करके. फ्रॉम हंटिंग एनिमल्स, जानवरों का शिकार करके. एंड गैदरिंग फ्रूट्स और सीड्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, और फूड के लिए प्लांट की जो सीड्स और फ्रूट्स हैं उनको गैदर करके या उनको इकट्ठा करके. ऑल दिस नॉलेज ब्लेंडेड इनटू वन कॉमन पूल, ये सारे नॉलेज मिल करके एक जगह इकट्ठा हुआ. एंड टुगेदर विद द रिचुअल्स एंड मिथ्स ऑफ सोसाइटी फाउंड देयर कल्चर, और ये एक साथ वहाँ का जो कर्मकांड थे और जो समाज के जो पौराणिक कथाएँ थी या मिथ्स थे, उन ये सारा मिल करके उनका कल्चर तैयार किया. What we now have to find is the origin of science in the womb of this culture. अब हमें पता क्या करना है कि इस कल्चर की जो गर्भ में जो है आखिर साइंस की जो उत्पत्ति थी वो कैसे हुई, किस तरह से हुई. We can see developments in the following 3 broad areas which had implications for science. कहते हैं कि हम जो नीचे जो 3 broad areas है उसकी डेवलपमेंट को देख सकते हैं, जहाँ पर में जो साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन थी, मतलब फ्यूचर के लिए होने वाली जो है बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी. तो मिला जुला करके जो है इस पार्ट ऑफ वीडियो में अगर देखा जाए, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि इसमें ह्यूमन बीइंग्स ने कैसे, प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स ने अपना नॉलेज इकट्ठा किया, इम्प्लीमेंट्स और टूल्स का प्रयोग करके, फायर पे खाना बना करके, एनिमल्स को हंट करके, उसके बाद अपने फूड के लिए जो प्लांट्स और सीड्स जो होते थे या फ्रूट्स होते थे उनको गैदर करके, ये सारा नॉलेज उन्होंने इकट्ठा किया और एक साथ उन्होंने अपने कर्मकांड और जो मिथ्स थे उनके समाज में उनको मिला करके अपना कल्चर तैयार किया. और इसी कल्चर में जो है इनकी जो साइंस की जो ओरिजिन जो है वो बिल्कुल एकदम बैठी हुई रहती है, वहाँ से निकलती है और एक नया डेवलपमेंट को जन्म देती है और फ्यूचर में बहुत सारे रास्ताओं को खोल देती है. तो इस पैराग्राफ में यही दे रखा था पूरा. नेक्स्ट देखते हैं रैशनल मैकेनिक्स क्या है. सबसे पहली बात तो रैशनल क्या होते हैं. रैशनल ये होते हैं जो कि रीज़न के से रिलेटेड है, मतलब किसी चीज़ का रीज़न देता है कि ये चीज़ ऐसे होता है, इसको रैशनल कहा जाता है. तो रैशनल मैकेनिक्स है ये. तो बाय मेकिंग एंड यूजिंग टूल्स मैन वॉज ट्रांसफॉर्मिंग नेचर अकॉर्डिंग टू हिज डेलिबरेट विल. कहते हैं कि औजार को बना करके और उपकरण या औजार को बना करके उनका यूज़ करके मैन जो है वो नेचर को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, उसको बदल रहा था अपनी जो मनमानी इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग टू. डेलिबरेट विल का मतलब अपना मनमाना जो उनको इच्छा होता था उसके अकॉर्डिंग टू चाहता था कि वो नेचर को बदले. दिस लेट द बेसिस फॉर मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, और इसने जो रिजिड बॉडीज़ है, जो कठोर जो बॉडीज़ हैं या जो मजबूत चीज़ें हैं, उनके मैकेनिक्स को जन्म देने में मतलब मजबूती दिखाया इसके मोशन में और मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें. द हैंडलिंग ऑफ बो एंड एरो, द जैवलिन और द बूमरैंग आर सम एग्जाम्पल्स. कहते हैं जो तीर धनुष का जो हैंडल पकड़ने का जो काम था, जैवलिन थे और जो बूमरैंग थे वो इसके कुछ एग्जाम्पल्स. ये सारे जो है औजार हैं, फेंक के मारने वाली है, कुछ तीर धनुष है, तो इस टाइप से है. Again, in the use of lever, it was possible to know beforehand what would happen to one end when the other end was pressed.
कहते हैं दोबारा से अगर लीवर का यूज़ को देखा जाए तो ये पॉसिबल था जानना पहले से ही कि आखिर में अगर एक पार्ट को हम दबा देते हैं तो दूसरा पार्ट पे क्या होता है इसका असर। In the use of such devices, the useful results of interaction with nature could be seen or felt. कहते हैं ऐसा जो डिवाइस है उसको यूज़ करने में जो यूज़फुल रिजल्ट्स है इंटरेक्शन की नेचर के साथ वो सीन किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं और महसूस किए जा सकते हैं। Thus अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस डेवलप्ड। इससे क्या हुआ, आपका जो कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग है उसका विकास हुआ। At least in one sphere, human beings were realizing how things worked. और कम से कम एक क्षेत्र में ह्यूमन बींग्स जो है रियलाइज़ करना शुरू कर दिया या रियलाइज़ कर रहे थे कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो इस पार्ट ऑफ जो पैराग्राफ है, इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही दे रखा था आपके कि किस तरीके से जो है, क्योंकि अब रैशनल मैकेनिक्स का यूज़ करना था तो इसके लिए उन्होंने रिजिड बॉडीज़ और मटेरियल की जो मोशन होती है, प्रॉपर्टीज़ है, उनको जानना शुरू किया। वो चाहते थे कि अब नेचर को अपने तरीके से, मनमाने तरीके से जो है बदलें, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग टू बदलें। उन्होंने बो एंड रो, जैवलिन, बूमरैंग इत्यादि का यूज़ करना शुरू किया। लीवर के बारे में भी जाना कि एक साइड प्रेस करते हैं तो दूसरा साइड कैसे काम करता है। और इस प्रकार के जो डिवाइसेस है जब उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, नेचर में इसका इंटरेक्शन करना शुरू किया तो इसको वो महसूस करना शुरू कर दिए। इस तरीके से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और कम से कम एक क्षेत्र में मानव जो है उन्होंने यह रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि आखिर चीज़ें कैसे काम करती है। तो इस पार्ट में यही दे रखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैं इसमें आपके अलग अलग प्रकार के कुछ जो है यहाँ पर बूमरैंग्स दे रखे हैं। ये फेंकने वाली औजार थी, एक प्रकार की टूल्स थी। ये देखिए फर्स्ट जो आपका है बूमरैंग्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूमरैंग्स दे रखे हैं। ये फाइटिंग के लिए थे, लड़ने के लिए थे। ये दूसरा वाला जो था नीचे दे रखे हैं फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। तीसरा वाला और चौथा वाला जो बूमरैंग्स थे, ये तीसरा और चौथा वाला, ये जब फेंकते थे ना, कहते हैं यहाँ पर में, तो क्या होते हैं वो वापस आ जाते हैं। जैसे आपने फेंका तो वापस दोबारा से आ जाएगा। और बी में एन ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनी थ्रोइंग ए बूमरैंग, और बी में जो है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनी होते हैं जो कि एक बूमरैंग को फेंक रहे होते हैं। एबोरिजिनी होते हैं उसी स्थान का निवासी, उसी जगह का जो काफ़ी लंबे समय से रहता आ रहा है, उसी को एबोरिजिनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब गौर से किसी चीज़ को देखते हैं उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है और उस चीज़ का विवरण देते हैं तो उसी को डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। Even without such an understanding, human beings could take advantage of nature whenever they detected regularity. कहते हैं इन समझ के बिना भी, ऐसे समझ के बिना भी ह्यूमन बींग्स जो है नेचर का फ़ायदा उठा सकते थे। जब कभी भी वो नेचर में लगातार कोई चीज़ वो देखते थे तो देखते देखते वो पकड़ लेते थे आखिर में चल क्या रहा है, आखिर में हो क्या रहा है, उसी को कहा जाता है यहाँ पे दे डिटेक्टेड रेगुलरिटी। It was enough for them to know what to expect and when to expect it for taking advantage of a situation. अब उनके लिए काफ़ी पर्याप्त हो गया था जानना कि क्या उम्मीद करना है, कब उम्मीद करना है और उस सिचुएशन से कैसे फ़ायदा उठाना है। For instance, they observed that the Earth's fertility changed with seasons. इंस्टेंस के लिए उन्होंने यह गौर से देखा कि अर्थ की जो उपजाऊपन है वो सीजन के साथ बदल जाती थी। The growth of plants and movements of animals was also affected by the changing seasons. जो प्लांट की जो ग्रोथ है और एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो भी बदलती हुई सीजन से प्रभावित होती थी। Fruits and nuts were ready to be picked up at certain times. अब फ्रूट्स और जो नट्स है वो भी तैयार होते थे, केवल कुछ ही समय में, हमेशा पूरे साल नहीं मिलते थे। दे भी रखा है बट नॉट एट अदर्स। द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, बफेलोज, डियर्स एटसेट्रा चेंज विद सीजन्स। जो बर्ड्स, बफेलोज, डियर्स आदि के जो माइग्रेशन है वो भी समय के साथ बदल जाते थे। ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टोन एज पीपल एरोज फ्रॉम देयर नीड फॉर सर्वाइवल। और ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस है स्टोन एज के पीपल की, वो उनकी जो सर्वाइवल थी, उनकी जो जीविका थी, उनके ज़रूरत के हिसाब से बढ़ते चले गए। दिस वॉज स्पेशली ट्रू इन लैंड मासेस सच एज इंडिया एंड इजिप्ट विद देयर शार्प सीजन एंड वेरिड जियोग्राफी। और यह खास करके जो है बड़े बड़े जो लैंड मासेस थे जैसे कि इंडिया और इजिप्ट थे, वहाँ पे सत्य दिखाई पड़े क्योंकि उनका सीज़न बदलता रहता था और उनकी जो ज्योग्राफी थी, जो भूगोल थी, कहीं पर में रेगिस्तान है तो कहीं पर में पहाड़ है, कहीं पर में बर्फ़ गिरती है तो कहीं पर में गर्मी पड़ती है, तो इसी को वैरिड ज्योग्राफी। इंडिया का क्या है, वैरिड ज्योग्राफी है। साउथ में कुछ है, नॉर्थ में कुछ है, ईस्ट में कुछ है, वेस्ट में कुछ है, तो इसी को वैरिड ज्योग्राफी कहा जाता है। दिस लेड द बेसिस फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड केयरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट। और इसने क्या किया, एक जो आपका ऑब्जर्वेशन का जो डिसिप्लिन है, उसकी जो पढ़ाई है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको
नींव को तैयार किया, और साथ में नेचर और एनवायरनमेंट को कैसे बहुत तरीके से आप विवरण देंगे उसके बारे में बताएंगे, केयरफुल डिस्क्रिप्शन देंगे उसके बारे में तैयार किया। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही था कि लोग जो है वहाँ पर नेचर से सीखना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करी, जैसे नेचर से ऑब्जर्वेशन, नेचर को ऑब्जर्व किया, उससे ऑब्जर्वेशन तैयार हुई, उसको फिर डिस्क्राइब करना शुरू किया, फिर उन्होंने आसपास के माहौल को देखा, उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि नेचर में कैसे उनको रहना है, कैसे नेचर जो है समय के साथ जो है अपना फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं, फसल देते हैं, पूरे साल नहीं देते हैं, कुछ निश्चित समय में देते हैं, कैसे बर्ड्स, बफेलोज, डियर्स आदि जो है सीज़न के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ये जितने भी स्टोन एज के सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि क्या हुई, अपनी जो ज़रूरत थी लोगों को जीने की उसके हिसाब से बढ़ती चली गई। और भारत और इजिप्ट में जहाँ पर में अलग अलग प्रकार की ज्योग्राफी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी यहाँ पर में, और इससे ऑब्जर्वेशन और जो केयरफुल डिस्क्रिप्शन थी नेचर और एनवायरनमेंट की, उसका आधार जो है वो तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, अनलाइक इन द केस ऑफ मैकेनिक्स, इन द केस ऑफ कुकिंग और ब्रूइंग इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट ईजिली व्हाट वुड हैपन एज द कंसिक्वेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एक्शन। फॉर इंस्टेंस इफ ए स्टोन वॉज थ्रोन अप वन कुड बी श्योर दैट इट वुड कम डाउन। कहते हैं जैसे मैकेनिक्स की हालत में देखा गया, उसी तरह से अगर इसको हम खाना पकाने या ब्रूइंग मतलब शराब बनाने, ब्रूइंग का मतलब होता है शराब बनाने, BREWING, उसकी स्थिति में देखा जाए तो यह संभव नहीं था आसानी से प्रिडिक्ट करना, इजीली प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना कि व्हाट वुड हैपन एज द कंसिक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर एक्शन, कि कुछ अगर हम कर रहे हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है कि अगर एक स्टोन को जो है फेंकी जाती है ऊपर, इफ़ ए स्टोन इज थ्रोन अप वन कुड बी श्योर दैट इट वुड कम डाउन, तो व्यक्ति, वन का मतलब यहाँ आदमी होगा, व्यक्ति होगा, तो आदमी जो है बिल्कुल उनको निश्चित था, उनको बिल्कुल विश्वास था कि यह पत्थर जो ऊपर से नीचे आ जाएगी। वन कुड एम ए स्टोन एट ए फ्रूट और एन एनिमल एंड बी श्योर ऑफ हिटिंग इट। एक व्यक्ति जो है स्टोन लेकर के एक फ्रूट के ऊपर या एनिमल के ऊपर जो है वो एम कर सकता था और उसे बिल्कुल विश्वास हो गया था कि इसको लगेगा। हाउएवर इन कुकिंग द रिजल्ट वुड डिपेंड ऑन द फूड बीइंग कुक्ड, लेकिन खाना पकाते समय रिजल्ट इस पर डिपेंड करता था कि आखिर में खाना पकाई कैसे जा रही थी। ऑन द फूड बीइंग कुक्ड, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन इट, आखिर इसमें कितना मॉइस्चर है इसमें, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग वॉज द फायर, और आखिर में आग कितनी तेज़ी से जलती थी जिस आग पर में खाना पकाया जाता था। ब्रूइंग वॉज इवन मोर कॉम्प्लेक्स, जो ये शराब बनाने का काम है वो भी काफ़ी ज़्यादा जटिल थी और कॉम्प्लेक्स थी। दस देयर वर मैनी अनसर्टेनिटीज़ इन दिस प्रोसेसेस, और इस तरीके से इस तरह के जो कार्य होते हैं उसमें बहुत सारी असंभावनाएँ थी, अनिश्चितताएँ थी। तो इस पार्ट ऑफ जो पैराग्राफ है उसमें यही दे रखे हैं कि ब्रूइंग करना और कुकिंग करना जो है मैकेनिक्स की तरह ज़्यादा जटिल था, क्योंकि इसमें कॉन्सिक्वेंस का पता करना कि क्या होगा ये जानना बड़ा कठिन था। खास करके खाना पकाते समय ये आग के ऊपर डिपेंड करता था कि किस टाइप की आग पे आप खाना पका रहे हो, ठीक है, आँच कितनी जल रही है। इसी तरीके से शराब बनाना तो और भी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है अनसर्टेनिटीज़ थी, कहीं कहीं सर्टेनिटीज़ थी। फॉर एग्जांपल अगर पत्थर को ऊपर से ऊपर फेंका जाता था तो वो नीचे आगे गिर जाती थी। अगर किसी फ्रूट या एनिमल को स्टोन या पत्थर लेकर अगर उस पर एम किया जाता था तो इतना विश्वास था उस समय के लोगों को, ये लगेगा, ये उसको टच करेगा, ये किसी न किसी तरीके से कुछ रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन ब्रोइंग और कुकिंग की स्थिति में ये चीज़ अनसर्टेनिटीज़ थी, ये सर्टेन नहीं थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Next, however, it was possible to know what would happen if one tried a particular procedure, observed the results and remembered them. कहते हैं फिर भी यह संभव था व्यक्ति के लिए जानना कि आखिर में क्या होगा अगर कोई व्यक्ति एक खास प्रोसीजर को बार बार रिपीट करता था, तो उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करता था और उन्हें याद रखता था। So that at the second trial one was better informed, ताकि दूसरा बार अगर वही काम करे तो उसे अच्छी से तरह से उसकी जानकारी रहे। इन दिस फील्ड एंड इवन मोर इन दैट ऑफ एनिमल बिहेवियर, कहते हैं इस क्षेत्र में और एनिमल बिहेवियर से भी ज़्यादा अगर देखा जाए, नॉलेज वॉज एसेंशियली ट्रेडिशनल, तो यहाँ पे नॉलेज जो है परंपरागत थी। हैंडेड डाउन बाय वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है बोल करके जो है वो ट्रांसफ़र किया गया या हैंड डाउन किया गया। However, the reasons for the phenomena observed and noted were often sought in mythical explanation by involving totem ancestors or
स्पिरिट्स। लेकिन कहते हैं फिर भी जो घटनाएं होती थी उनके कारण जो ऑब्जर्व या नोट की जाती थी वो अक्सर जो मिथिकल जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, जो पौराणिक कथाएं होती है, उसमें जो विवरण दिया होता है, उसमें जो स्पष्ट करके बताया गया होता है, वहाँ से ली जाती थी ज़्यादातर, या उसके ऊपर आधारित होती थी, जिसमें टॉटम के जो पूर्वज हैं और स्पिरिट भूत प्रीति आत्माएं जो है शामिल होती है। टॉटम के बारे में मैंने पहले बता दिया टॉटम क्या होते हैं। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में आपको ये दे रखा है कि ह्यूमन बीइंग ट्रायल एंड एरर से एक बार गलती किया, दोबारा अगर उसी चीज़ का प्रयास करता था तो ऐसे करके सीख करके अच्छा बेटर जो है क्वालिटी अपने अंदर मतलब लाया। और यह यहाँ पे दे रखा है कि उनकी जो नॉलेज थी वो ट्रेडिशनल बेस्ड थी और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बोल बोल करके पास किया जाता था। और इस तरीके से जो घटनाएं होती थी उसमें उन्होंने वो भूत प्रेत या एंसेस्टर्स की जो लिखी कही हुई बातें होती थी उन पे वो विश्वास करते थे, जो कि आज भी समाज में व्याप्त है, या उसको आप रियलाइज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन में। इसके बाद सी में जो है वह है आपका क्लासिफिकेशन। तो कहते हैं देयर वर मेनी सिमिलरिटीज़ बिटवीन थिंग्स और फिनोमेना विच लेड टू देयर क्लासिफिकेशन। कहते हैं जो चीज़ें होती थी या कोई घटनाएं होती थी उनके बीच में बहुत सारी समानताएं हुआ करती थी, जो कि उनके वर्गीकरण किया, उनके क्लास को अलग अलग किया। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्लासिफिकेशंस वर इन टर्म्स ऑफ बीइंग्स, द लिविंग थिंग्स, आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेस और नॉन लिविंग एंड पैशंस और एक्शंस। जो पहला क्लासिफिकेशंस थे खास करके बीइंग्स के शब्दों में, जैसे कि लिविंग थिंग्स थे, उसके बाद थिंग्स थे, आर्टिकल और सब्सटेंसेस नॉन लिविंग थे, और पैशंस और एक्शंस थे। हियर एरोज ए काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग। यहाँ पर मैं एक डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग का जो है एक प्रकार जो है उभर के आया। If one of a class behaved in a particular way, it was likely that the other in the same class also behaved in the same way. कि अगर एक क्लास सही तरीके से बिहेव करती है तो यह संभावना थी कि दूसरी क्लास भी उसी तरीके से बिहेव करेगी। एंड दस द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज एंड शिफ्टिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन प्रिमिटिव बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। और इस तरीके से नॉलेज का जो संग्रह है, जो नॉलेज को इकट्ठा किया जाता था और एक्सपीरियंस को एक आदमी से दूसरे आदमी तक शिफ्ट किया जाता था, इनका पुराने जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से जो है इसमें क्लासिफिकेशन हुआ, और क्लासिफिकेशन करके जो है नॉलेज को एक्यूमुलेट करके और एक्सपीरियंस को शिफ्ट करके आगे जो है काम चलाया गया, जिससे बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा। अब क्लासिफिकेशंस में लिविंग्स जो थिंग्स है, खास करके आर्टिकल, सब्सटेंसेस और नॉन लिविंग है, पैशंस और एक्शंस है, इन सभी चीज़ों को अलग अलग किया गया। नेक्स्ट दे रखें सो फार वी हैव सीन द प्रिमिटिव सोसाइटी हैड डेवलप्ड ए होस्ट ऑफ टेक्निक्स फॉर देयर मटेरियल कंफर्ट। कहते हैं अभी तक हम देख चुके हैं कि जो पुरातन समाज जो है उन्होंने बहुत सारे जो टेक्निक का जो जखीरा है या होस्ट है उनको उन्होंने डेवलप किया था अपने मटेरियल कंफर्ट के लिए। मटेरियल कंफर्ट को कैसे वो पूरा करे इसके लिए किया था। Archaeological records show that towards the end of the Stone Age, primitive human beings were using many facilities such as huts, sewing garments, bags and buckets. और पुरातत्ववेता के जो रिकॉर्ड है वो यह दिखाती है कि स्टोन एज की जो एंड है, जब अंत होने लगा उसका, तो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स बहुत सारी फैसिलिटीज़ को यूज कर रहे थे, जैसे कि झोपड़ियाँ हैं, सिले हुए जो गारमेंट्स होते हैं, बैग्स होते हैं और बकेट्स होते हैं। They had also evolved technical devices like canoes, hooks and harpoons, spears, slings, throwing sticks, boomerangs, etc. कहते हैं उन्होंने टेक्निकल डिवाइसेस जैसे कि कैनूज़ है, हुक्स और हारपून्स है, उसको भी समय के साथ डेवलप किया या इवॉल्व किया। स्पीयर्स जैसे भाला होते हैं, स्लिंग्स होती है, थ्रोइंग स्टिक्स होती है या बूमरैंग्स होते हैं। उसके बाद दे रखे हैं मैनी ऑफ दीज आर एक्टिवली बीइंग यूज्ड अमंग सम। इसके बाद दे रखे हैं मैनी ऑफ दीज आर एक्टिवली बीइंग यूज्ड अमंग सम प्रेजेंटेड ट्राइब्स सच एज एस्किमोज, अफ्रीकन बुशमैन, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज एंड सम इंडियन ट्राइब्स। कहते हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी जो है आपको प्रेजेंटेड ट्राइब्स में जो है यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एस्किमोज में, अफ्रीकन बुशमैन, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनी और कुछ इंडियन ट्राइब्स में। तो यहाँ पर मैं इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में दे रखे हैं कि कैसे प्रिमिटिव सोसाइटी ने अपने मटेरियल कंफर्ट के लिए टेक्निक का जखीरा को जो है डेवलप किया। और आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स यह दिखाते हैं कि जब स्टोन एज का एंड होने वाला था या हो चुका था लगभग, तो प्रिमिटिव जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो बहुत सारे फैसिलिटीज़ का यूज़ करने लगे थे। इसमें वो हट्स बनाना सीख गए थे, गारमेंट्स को सीना या सिले हुए गारमेंट्स से पहनते थे,
बैग्स और बकेट्स बनाने लगे थे। बहुत सारे टेक्निकल डिवाइस को भी वो विकसित कर लिए, जिसमें कैनोज, हुक्स, हार्पॉन्स, स्फीयर, स्लिंग्स, थ्रोइंग स्टिक्स, बूमरैंग एक्सेट्रा आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो है आज प्रमाण जो है प्रेजेंट डे ट्राइब्स में देखी जाती है, जैसे कि एस्किमोज, अफ्रीकन बुशमैन है, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनी और कुछ इंडियन ट्राइब्स है। इस फिगर में आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है जो हम बात करेंगे इसमें। खास करके स्टोन एज के एंड में जो है कुछ इम्प्लीमेंट्स जो यूज़ किए जाते थे उसके ऊपर दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है ए में वो है कंपोजिट बो, मतलब ये वाला जो ये धनुष जो आप देख रहे हैं ये है कंपोजिट बो, इसको कंपोजिट बो कहा जाता है। इसके बाद जो बी वाला पार्ट है ये वाली, ये है आपका एक बोट है, स्किन बोट है। इसके बाद चलते हैं सी वाले पार्ट में। ये जो सी वाला पार्ट है तो ये आपका है ग्रेन मिलिंग स्टोन, मतलब ये एक पत्थर की बनी हुई, मतलब अनाज के दानों को पीसने वाली थी, तो इसे ग्रेन मिलिंग कहा जाता है। उसका जो डी वाला है ये वाली आपको, ये जो डी वाली है आपका, ये है बो ड्रिल फॉर बोरिंग स्टोन, मतलब स्टोन को बोरिंग करने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो ई वाला है यहाँ पर में, तो ई वाला खास करके वीविंग लूम है। इससे जो है आपका जो कपड़े के वगैरह जो है वो बुनाई होती थी, इससे रिकॉन्स्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिमेंस एंड डिस्क्रिप्शंस, और जो उनके सामने होती थी या बचा खुचा होता था उसी से ये चीज़ बनाते थे। अगर एफ़ की बात करें, यहाँ वाली एफ़ की, इसकी बात करें तो बोट ह्यून आउट ऑफ ए ट्री ट्रंक, ट्री की बड़ी बड़ी जो ट्रंक होती है ना, टहनियाँ होती है, शाखाएँ होती है, उसमें से जो निकली हुई होती है भाग, उसी से निकाल करके ये लोग बोट बनाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। We have also tried to trace the origins of science in the primitive society in a general way। कहते हैं जनरल वे में हम ने जो साइंस की जो ओरिजिन है प्रिमिटिव सोसाइटी में, उसको हमने जो है खंगाल के निकालने की, उसको छान के निकालने की, ट्रेस करने की जो है कोशिश किया। We have seen that the making and use of implements laid the foundation for mechanics and physics। और हम देख चुके हैं कि इम्प्लीमेंट्स को बनाने और उसको जो यूज़ करते हैं, इसने मैकेनिक्स और फिजिक्स की फाउंडेशन को जो है तैयार किया। द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री ले इन द यूज़ ऑफ फायर एंड दैट ऑफ बायोलॉजी इन द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कहते हैं जो केमिस्ट्री का जो आधार है वो फायर को यूज़ करने से जो है शुरू होती है, और जो बायोलॉजी का है वो एनिमल्स और प्लांट्स का जो प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं उसके ऊपर ये बेस्ट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोशल नॉलेज वॉज इम्प्लिसिट इन लैंग्वेज एंड आर्ट्स। जो सोशल नॉलेज थी वो लैंग्वेज एंड द आर्ट्स में जो इम्प्लिसिट थी। इम्प्लिसिट का मीनिंग है कि वही लोग लैंग्वेज समझते थे जो वहाँ के लोग होते थे, और वही लोग आर्ट समझते थे जो वहाँ के लोग होते थे। इसी को इम्प्लिसिट कहा जाता है। द कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी वॉज एसेंशियली कम्युनिटी ओरिएंटेड। कहते हैं कि सोसाइटी की जो कैरेक्टर थी वो खास करके एसेंशियली जो है कम्युनिटी ओरिएंटेड थे। वो लोग कम्युनिटी में, समुदाय में विश्वास करते थे। नो मार्क्ड स्पेशलाइजेशन इन क्लास डिविजन्स हैज़ येट एरिजन। अभी तक कोई खास विशिष्टीकरण या जो क्लास डिवीज़न है वो अभी तक नहीं सामने आया था। मच हैड बीन डन इन यूजिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस टू कंट्रोल नेचर बाय द यूज़ ऑफ मैटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स। कहते हैं मैटेरियल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके नेचर को कंट्रोल करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो है यूज़ किया गया इसमें। All this way make you wonder why the primitives were not able to maintain themselves in that state। और ये सारी चीज़ें आपको चकित कर देगी कि प्रिमिटिव जो थे, लोग थे, वो अपने आप को जो है उस अवस्था में जो है रखने के लिए मेंटेन के लायक क्यों नहीं थे। Indeed, some have done so, but only in the most outlying places। कहते हैं सचमुच में कुछ ने तो ऐसा किया है, लेकिन अधिकतर जो उनमें से केवल है वो काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों में ऐसा किया, आउटलाइंग प्लेसेस में किया। By and large, the food gathering and hunting society was lost in history। और समय के साथ साथ जो है फूड गैदरिंग और हंटिंग सोसाइटी है वो इतिहास में खो गया कहीं जा कर के। Why did this happen? ऐसा क्यों हुआ? Why did the Stone Age come to an end? Stone Age का कैसे जो है अंत हो गया? We now seek the answers to these questions। कहते इन सभी क्वेश्चंस का जो है हम आंसर जो है उसकी तलाश करते हैं। 2.2.5 एंड ऑफ स्टोन एज, मतलब जो पाषाण युग था या पत्थर का युग था उसका अंत हुआ।
देखिए कैसे दे रखा है इसमें। The essential feature of the hunting and food gathering society was its dependence on nature. जो खासियत थी हंटिंग और फूड गैदरिंग सोसाइटी की वो ये थी कि नेचर के ऊपर ये निर्भर रहते थे। It could eat of nature but could not control nature to increase the food supply when its population grew. ये नेचर को खात्मा तो कर सकते थे, उनको खा करके ख़त्म कर सकते थे नेचर से जो उनको मिलता था, लेकिन वो नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते थे फूड सप्लाई को बढ़ाने के लिए। When its population grew, जब इसकी आबादी बढ़ गई तो nor could it breed animals for the same purpose, ना ही एक ही पर्पस के लिए और एनिमल जो है ये उसको बढ़ा सकते थे। Therefore, whenever the food supply ran out, the population had to move or they would perish. इसी वजह से जब कभी फूड सप्लाई समाप्त हो गया तो पॉपुलेशन को या तो वहाँ से घिसक के कहीं मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना होता था, और या उन्हें उसका मतलब भुक्तभोगी होना पड़ता था, पेरिश होना पड़ता था। द मूवमेंट ऑफ ट्राइब्स बिकेम डिफ़िकल्ट एज देयर पॉपुलेशन ग्रो। जो ट्राइब्स की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गई जैसे उसकी आबादी बढ़ी। ड्यू टू देयर लैक ऑफ कंट्रोल ओवर नेचुरल डिजास्टर एट टाइम्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए ट्राइब वॉज वाइप्ड आउट। कहते हैं जो लैक ऑफ कंट्रोल है नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर, उनके कारण से कभी कभी अधिकतर जो आबादी है ट्राइब्स की वो मिट गई या समाप्त हो गई। तो इस पार्ट ऑफ जो पैराग्राफ है उसमें यही दे रखे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाए। पहला कारण वो फूड गैदरिंग थे, हंटिंग वाली सोसाइटी थी, नेचर पे डिपेंड रहते थे। जब उनकी आबादी बढ़ी तो फूड जो है बढ़ा नहीं पाए, ना ही एनिमल्स को संख्या को बढ़ा पाए। जब भी फूड समाप्त हो जाता था तो पॉपुलेशन जो उनकी आबादी होती थी उसको एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ता था, और जो ट्राइब्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो। और नेचुरल डिजास्टर के ऊपर कंट्रोल की कमी होने के कारण जो है अधिकतर आबादी इनकी जो है वो उनका अंत हो गया, वो मिट गया बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं कि द एंड ऑफ स्टोन एज वॉज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय क्लाइमेटिक चेंजेस। कहते हैं स्टोन एज की जो अंत है ये क्लाइमेटिक चेंजेस के द्वारा भी लाया गया था। इन यूरोप in the northern hemisphere with the onset of very cold conditions also spoken of as the ice age, food gathering and hunting activities became restricted and difficult. यूरोप में और जो उत्तरी जो गोलार्ध है जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहे जाते हैं, कोल्ड कंडीशन के आरंभ होने के साथ वेरी कोल्ड कंडीशन जैसे ऑनसेट होता था, शुरू होता था, जैसे कि आइस एज भी कहे जाते हैं, ठीक है। फूड गैदरिंग और हंटिंग एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे सीमित हो गया और कठिन हो गया। द सोसाइटी हैड टू स्ट्रगल फॉर इट्स सर्वाइवल फॉर डेवलपिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन। अब सोसाइटी की जो है स्ट्रगल करनी पड़ती थी अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, और ये वो कैसे करती थी तो अलग अलग प्रकार के जो है प्रोडक्शन को डेवलप करते हुए। यू विल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। कहते हैं अगले सेक्शन में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि कैसे स्टोन एज का अंत जो है क्लाइमेटिक चेंज के कारण भी हो गया, क्योंकि यूरोप में जब काफ़ी ज़्यादा ठंडी का मौसम आता था जिसको आइस एज भी कहा जाता है, वहाँ पे फूड गैदरिंग और हंटिंग जो है काफ़ी सीमित हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, और सोसाइटी को अपनी जीविका चलाने के लिए संघर्ष करनी पड़ती थी। उन्हें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन को जो है डेवलप करना पड़ता था। कहते हैं इसके बारे में आप नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं, इट मस्ट बी मेंशन्ड एट दिस स्टेज दैट द आइसेज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बर्मा वाज नाइदर सो हार्श नॉर सो एक्सटेंसिव एज इन यूरोप। कहते हैं यह भी जिक्र की जानी चाहिए इस स्थिति में कि जो आइस एज है भारतीय प्रायद्वीप में सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बर्मा के पार्ट शामिल हैं, उसमें ना तो ये जितना ज़्यादा कठोर थी और ना ही ज़्यादा यूरोप की तरह दूर दराज भागों में फैली हुई थी। Therefore, food gathering was much easier here in terms of quantity and variety than in Europe. कहते हैं इसी कारण से फूड गैदरिंग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान था, क्वांटिटी की बात करें या अलग अलग प्रकार के अगर फूड के बारे में बात करें यूरोप की तुलना में तो। Whereas only half a dozen cereals, peas and beans made up almost the entire variety of European staple food. Even a region of average fertility such as Maharashtra had over 40 kinds of indigenous staples. कहते हैं एक और केवल डजन प्रकार के जो सीरियल्स, पीस, बीन्स आदि जो है वो लगभग पूरे जो यूरोप की जो है वैरायटी होती थी, यूरोपियन स्टेल फूड होती थी। इवन ये रीजन ऑफ एवरेज फर्टिलिटी, कहते हैं कि महाराष्ट्र जैसी स्टेट में जहाँ पर में एवरेज फर्टिलिटी जो है रीजन जो है आपका एवरेज फर्टिलिटी में है, वहाँ भी जो है इंडिजिनस स्टेपल फूड जो है
40 से ऊपर होती थी। जो स्वदेशी जो मुख्य अनाज होते हैं, भोजन होते हैं, उसके बारे में दे रखे हैं। दिस हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स इन दिस टू लोकेशंस, और इसका एक गहरा प्रभाव पड़ा आगे की जो विकास हुई इन 2 लोकेशंस में। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि यहाँ पर मैं इंडिया को जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यहाँ पे यूरोप से कंपेयर कराया गया, जहाँ पे यूरोप पे डजन प्रकार के सीरियल्स, पीस या बीन्स जो है वो उपजाए जाने थे। लेकिन यहाँ पर मैं अगर भारत की बात करें तो इंडिया में जो है, यहाँ पर मैं महाराष्ट्र में अकेले जो है 40 से ऊपर प्रकार के इंडिजिनस स्टेपल्स जो है वो उपजाए जाने लगे थे, और इसका आने वाले जो ये 2 लोकेशंस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट दे रखें, दिस फॉर्चुनेट इवेंट हाउएवर आल्सो मेंट दैट द एंड ऑफ एज Stone Age made of production continued in the subcontinent over a much longer period and over a wider range than in Europe। कहते हैं ये जो एक भाग्यशाली जो घटनाएं हैं, फिर भी इसका मतलब ये था कि स्टोन एज की जो मतलब है, जिसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो इस सब कॉन्टिनेंट में जारी रही ओवर ए मच लॉन्गर पीरियड ओवर ए वाइडर रेंज देन इन यूरोप। यूरोप की तुलना में काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में और काफ़ी लंबे समय तक। People could and did survive in the food gathering stage when their immediate neighbors had been forced to move on to agriculture for food production। कहते हैं लोग जो है अब अपनी जीविका जो है फूड गैदरिंग करके जो है चला सकते थे, जबकि उसके जो बगल के जो नेबर्स थे उन्हें मजबूर किया जाता था एग्रीकल्चर में जाने के लिए और फूड प्रोडक्शन करने के लिए। This meant that unlike in Europe, the old culture with its elementary ideas of science and techniques survived here for centuries, well into the new epoch। इसका मतलब यह था कि यूरोप की तरह जो पुरानी कल्चर थी, शुरुआत की जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो आरंभिक आइडिया थी, वो यहाँ भी वर्षों तक जो है बरकरार रही। ठीक है, एक नई इपॉक में, एक जो नया जो समय काल था लंबे समय के लिए, उसमें There was also some contact between the 2 parallel cultures and mode of production। कहते हैं दोनों ही जो कल्चर है उसमें और मोड ऑफ प्रोडक्शन में लगातार जो है वो कांटेक्ट बनी रही, which sometimes turned into conflict between them, जो कभी कभी जो है कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर देती थी उनके बीच में। For instance, as we shall see in unit, कहते हैं उदाहरण के लिए जैसे कि हम यूनिट 3 में देखेंगे, the search for cultivable land often led to conflict बिटवीन द आर्यंस एंड प्रिमिटिव ट्राइबल्स। की जो कल्टिवेबल लैंड की जो तलाश है, यह आर्यन और प्रिमिटिव जो ट्राइबल्स थे उनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट अक्सर पैदा कर देता था। द ट्राइबल्स वर पुश्ड इनटू द इंटीरियर रीजन्स, ट्राइबल को ढकेल करके आंतरिक क्षेत्रों में जो है पहुंचा दिया जाता था। इन टर्न द ओल्ड बिलीफ्स एंड कस्टम्स इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिसेस विच वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं इसके बदले में पुरानी जो रीति रिवाज थी, परंपराएं थी, विश्वास थे, इसने इस प्रैक्टिसेस को प्रभावित किया और जो कि नए प्रकार के जो प्रोडक्शन थे उनका एक अनोखी विशेषता बन गया। चलिए आगे चलते हैं। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में जो है आपको इंडियन जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूरोप से पैरेलली लिया गया है कि इंडिया में भी जो है सेंचुरीज तक जो है यूरोप की तरह जो है खेती बाड़ी चलती रहती थी, टेक्निक्स भी उसी तरह की थी, लेकिन उसके बीच में फिर भी कॉन्फ्लिक्ट रहती रही। और यही कारण था कि आर्यन और प्रिमिटिव ट्राइबल्स के बीच जो है कई बार जो है अक्सर जो है इसी बात को लेकर के, कल्टिवेबल लैंड को लेकर के उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ट्राइबल्स को जो है इंटीरियर रीजन से पुश करके धकेल दिए जाते थे, बदले में जो पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो रीति रिवाज और विश्वास है, इसने भी कुछ प्रैक्टिसेस को प्रभावित किया और साथ में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन थे उनको भी एक अलग तरीके से देखा गया। तो ठीक है, इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही था और इसके साथ यूनिट भी एंड होता है। अब हम नेक्स्ट यूनिट में कुछ नया करते हैं।